हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र विषय से बच्चे आज हम क्या करने वाले हैं। आज हमारी पहली यूनिट है और पहली यूनिट की बच्चे आज पहली कक्षा हमारी होगी। बड़े ही शानदार तरीके से हम इसको शुरू करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर आपकी क्लास है, जैसे कि ऑलवेज हमारे बैच के अंदर बाकी की सारी क्लास भी चल रही हैं संसारम एप्लीकेशन पे। तो आज भी आप सभी के सामने यूनिट 1 बच्चे हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्लास फर्स्ट है हमारी पहली यूनिट, जिसका नाम आप सभी के सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है सर इसका? बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स बच्चे क्या मीनिंग है सर? देखो, लोअर प्लांट का मतलब होता है जो सबसे कम विकसित प्लांट होते हैं। सबसे कम विकसित प्लांट की बात करें जिनके अंदर हमारी रूट यानी जड़, लीफ यानी पत्तियां, वस्कुलर सिस्टम यानी संवहन उत्तक, जाइलम, फ्लोएम ऐसी चीजें नहीं होती हैं, बहुत कम विकसित होते हैं प्लांट, वो हमारे लोअर प्लांट कहलाते हैं। लोअर प्लांट के साथ साथ में हम इन्हीं प्लांट की जैसी क्वालिटी हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है उनको भी पढ़ते हैं। जैसे वायरस हो गया, उसको भी पढ़ा जाता है हमारे द्वारा। वायरस की कुछ स्पेसिफिक टाइप को भी पढ़ा जाता है और वायरस की स्पेसिफिक टाइप के साथ साथ में हम लोग और बच्चे यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, जैसे कुछ हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी पढ़ते हैं इसके अंदर जो कि हमारे कम विकसित प्लांट से थोड़े बहुत मिलते हैं, जिनके सेल की स्ट्रक्चर, जिनकी कोशिका की संरचना हमारे कम विकसित प्लांट से मिलती है, उनको भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सीक्वेंस से बच्चे हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है सर, क्वेश्चंस हमारे कैसे बनेंगे, वो सारी बातें। ओके भाई। तो लोअर प्लांट और उनकी बायोलॉजी का मतलब है उनकी हमारे उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब है कि उनके अंदर जो वैरायटी है, उनकी बॉडी के अंदर वैरायटी, और वैरायटी से हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी बातें हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ से शुरू किया जाए बच्चे। ओके सर, तो शुरू कर देते हैं हमारी पहली जो आज की कक्षा है। इस कक्षा के अंतर्गत आप सभी को दिखाई दे रहा है कुछ चीजें मैं आपको शुरू करूंगा। देखो बेटा, आज मैं आप सभी को जहां से शुरू करूंगा, पहले कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा, फिर आपको डायग्रामेटिकली उन सारी बातों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ए टू जेड चीजें आपको फिर डायग्रामेटिकली बताऊंगा। पूरी अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा, जितनी चीजें आपको बताई जाएंगी। चलिए शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हमारा होगा ना इस बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लोअरिंग प्लांट में, वो हमारा शुरू होगा बच्चे वायरोलॉजी के साथ में। वायरोलॉजी का मतलब है सर ये सारी चीजें हमारे शुरू होने वाली वायरस के रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड हमारे पास में सारी चीजें आपकी शुरू होने वाली हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं वायरस से संबंधित। कुछ सिमिलरिटी होती है हमारे लोअर प्लांट जैसी इसके अंदर भी, तो इसलिए हम लोग वायरस भी यहीं पर पढ़ना, शुरुआत भी हमारे यूनिट की वायरस से होती है, वायरोलॉजी से होती है। वायरस के बारे में आज हम पढ़ेंगे जनरल अकाउंट ऑफ वायरस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सर वायरस के विषय में हम लोग इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, विशेष बातें क्या हैं। और जनरल अकाउंट का मतलब है कि इसके सामान्य परिचय भी आज हमारे द्वारा, यहाँ पर सामान्य बातें भी हमारे द्वारा पढ़ी जाएंगी। कुछ सामान्य बातें होंगी जहाँ से आपको वायरस समझ में आना शुरू होगा, कुछ विशेष बातें होंगी जहाँ से वायरस स्पेशल क्यों है, बाकी चीज़ों से डिफरेंट क्यों है, वो बात भी हम पढ़ेंगे। वायरस की बहुत सारी वैरायटी हमारे आसपास होती हैं, उन सारी वैरायटीज को भी डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है? शुरुआत कर दिया जाए मेरे भाई। चलो भाई, सबसे पहली बात मैंने एक शब्द लिखा आप सभी के सामने, वायरोलॉजी। ये वायरोलॉजी क्या है? वायरोलॉजी मेरे भाई आपकी बायोलॉजी की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें हम लोग वायरस का स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे द्वारा वायरस की स्टडी करी जाती है, वो वायरोलॉजी कहलाती है। जैसे आपका बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोल देते हैं, मतलब लॉजी सब जिसके साथ लग गया उसी की स्टडी उसमें होगी। वायरो मतलब वायरस, लॉज यानी स्टडी। पढ़ते क्या क्या है इसमें? हम लोग वायरस की स्ट्रक्चर यानी संरचना पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन यानी वायरस का वर्गीकरण पढ़ते हैं, किस किस कैटेगरी में वायरस आपके पाए जाते हैं। रेप्लिकेशन मतलब वायरस जो है अपने जेनेटिक मटेरियल या अपनी क्वांटिटी, अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं। जेनेटिक्स, उनके जीन्स के बारे में स्टडी लेंगे। पैथोजेनिसिटी, रोग किस प्रकार से फैलाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बच्चे इवोल्यूशन का अध्ययन करेंगे, फिर जो वायरस है वो आपका समय के साथ अपने जेनेटिक मटेरियल के अंदर कैसे परिवर्तन करके उसका विकास हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, आगे आपको किस प्रकार के वायरस देखने को मिल सकते हैं, ये सारी की सारी बातें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी।
तो वायरोलॉजी के अंदर सामान्य बातों में हमें ये पढ़ना है, बाकी इसके अलावा भी वायरस के बारे में बहुत सारी बातें आप लोग पढ़ोगे। काफ़ी सारी क्लासेस इसके ऊपर लगने वाली हैं आपके, ऐसा नहीं कि मेरे भाई कि एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। सर वायरस एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। समय के साथ में जितना समय हमारे पास है एग्ज़ाम में, उतने समय के अंदर बहुत अच्छी प्रकार से बच्चे हम सब कुछ अपना कवर कर लेंगे। लेकिन सर किसी भी काम में लापरवाही हमें नहीं करनी है। आ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं सर, जो वायरस आप काफ़ी देर से कह रहे हो, ये क्या चीज़ है? देखो भाई, जो मैं वायरस आप सभी के सामने खेल रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से, एक्चुअली में ये क्या चीज़ होती है? वायरस अत्यंत छोटे इन्फेक्शियस एजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बच्चे इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट हैं, जो केवल लिविंग होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब क्या है सर? भाई वायरस ऐसा पार्टिकल है कि जब तक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की लिविंग सेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। रेप्लिकेट का मतलब होता है अपनी क्वांटिटी या अपने जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी नहीं बढ़ा पाएगा। जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी, जीन्स, डीएनए की क्वांटिटी तब बढ़ती है जब कोई ऑर्गेनिज्म एक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा कह सकते हो सर, रेप्लिकेट का मतलब ये एक्टिव तभी होंगे। रेप्लिकेशन का मतलब आप ऐसा मान लो अभी के लिए, वैसे तो पूरा रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप रेप्लिकेशन को ऐसा मान लो कि सर ये एक्टिव कैसे होंगे। ठीक है, ये किसी भी दूसरी सेल के अंदर जा करके तो ये एक्टिव कैसे होंगे सर, अपनी जो फंक्शंस परफॉर्म कैसे करेंगे? तो दूसरी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके ही एक्टिव होते हैं, इसलिए हम लोग वायरस को क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जरूरी, जरूरी। इंट्रासेलुलर का मतलब है अंतरकोशिकीय, अंतःकोशिकीय। अंतःकोशिकीय मतलब किसी दूसरी कोशिका के अंदर, और पैरासाइट का मतलब होता है बच्चे परजीवी, है ना, परजीवी। तो जरूरी अंतःकोशिकीय परजीवी कहा जाता है, क्योंकि ये जरूरी तौर पे तभी आपका काम, अपना काम कर पाएंगे, तभी अपने आप को लिविंग शो कर पाएंगे जब दूसरी सेल में जाएंगे। इसलिए बोलते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये आपका वायरस है इस जगह पे, और ये वायरस यहाँ पे है, इस जगह पे पड़ा हुआ है। ये मेरे भाई आप इसको ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप कहोगे भाई मिट्टी के पार्टिकल की तरह से कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये कोई सेल है, ये हमारी बॉडी की कोई सेल है, जैसे ही ये वायरस इस सेल के अंदर प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया, अब भाई इसके निकल आएंगे पंख। पंख निकलने का मतलब ये नहीं कि सच में पंख निकला, इसका मतलब ये है कि अब ये ऐसे ऐसे काम करेगा कि जैसे हमें लगेगा भाई ये तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, हमने सोचा पार्टिकल पड़ा हुआ, लेकिन ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ये तो हमारे बॉडी के अंदर आते ही साथ बहुत सारे फंक्शन शुरू कर दिए इसने। एक जीवित जीव जैसे करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे करता है, इसने भी वैसे काम करने शुरू कर दिए। तो मेरे भाई इसलिए कहते हैं कि सेल के अंदर जब ये आएगा तब इसको हम बोलेंगे कि भाई हाँ ये कुछ कर रहा है। कुछ बातें जान लो एक बार वायरस के विषय में शुरुआत करने से पहले। बाकी हर चीज़, जितनी बातें मैंने बोली है ना, इन्हीं चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा सब चीज़ें करेंगे। डिस्कवरी ऑफ वायरस, जो वायरस है ना उसकी डिस्कवरी हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी है उस सब्जेक्ट के डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था। ये जो डेमिट्री इवानोवस्की, इन्होंने बच्चे इसको डिस्कवर किया था। कैसे? इन्होंने जो आपका टोबैको मोजाइक डिजीज है ना उसका स्टडी करते समय ऑब्जर्व किया था कि भाई इन्फेक्शियस एजेंट बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से गुजर सकता है। मतलब बोला भाई हमारी तंबाकू की एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं टोबैको मोजाइक डिजीज। टोबैको मोजाइक डिजीज की जब स्टडी कर रहे थे ये, तो इन्होंने देखा कि यार मैंने एक फिल्टर ले रखा है, इन्होंने एक फिल्टर ले रखा था। इन्होंने देखा कि भाई मैंने जो फिल्टर ले रखा है ना, तो यार जो बीमारी फैलाने वाला एजेंट है ना उस फिल्टर से भी निकल जाता है। और इन्होंने कहा मैंने जो फिल्टर लिया है भाई, ये फिल्टर तो ऐसा है कि इसके आर पार बैक्टीरिया भी नहीं जा सकता, बैक्टीरिया जैसा सूक्ष्म पार्टिकल भी इसके आर पार नहीं जा सकता। लेकिन देखा कि तंबाकू के अंदर मोजाइक वाली बीमारी फैलाने वाला तो पार निकल गया भाई, तो मतलब वो बैक्टीरिया तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर कोई पार्टिकल है, और इस पार्टिकल को सबसे पहले उन्होंने क्या नाम दिया गया था, इस इन्फेक्शियस एजेंट को मेरे भाई जो आपके ना बिजरनिक, इन्होंने नाम दिया था, क्या दिया था? कॉन्टाजियस वाइवम फ्लूइडम। कई एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले वायरस को ये नाम दिया गया था, ठीक है ना, बाद में फिर इसको वायरस के नाम से कंसेप्ट हमारा डेवलप हुआ था, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम।
मतलब इन्फेक्शन करने वाला फ्लूइड है कोई, सीधी सी बात ये है। दूसरी लैंग्वेज में नाम दिया गया था, लैटिन ग्रीक लैंग्वेज होती है, इन कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, जस्ट इट। तो वायरस का पहला नाम याद रखिएगा आज के बाद में। आज अगर हम वायरस की डेफिनेशन देना चाहें तो सर क्या परिभाषा दे सकते हैं, समझ लीजिए। वायरस ए सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल है सबसे पहला। ए सेलुलर का मतलब क्या है भाई, आप कहोगे सर हमने तो दो बातें तो पढ़ी हैं। हमने सर एक तो ये पढ़ा था कि यूनिसेलुलर कुछ होता है, एक हमने पढ़ा था सर मल्टी सेलुलर कुछ होता है ना, बहुकोशिक और एक कोशिक। ये ए सेलुलर क्या है मेरे भाई, इसका मतलब है नो सेल, यानी कि जिसके अंदर सेल ही नहीं है। मतलब नहीं सर सेल ही नहीं है तो बना क्या, इसका मतलब ये है सेल की तरह से स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में सेल है, सेल के अंदर आपको बहुत सारे पार्ट देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलेंगे। इसमें ऐसी कोई सेल वाली स्ट्रक्चर होती ही नहीं है, ऐसे ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं इसमें। दीपिका मौरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। और ये एक एसेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के कोट से मिलकर के बना हुआ है। प्रोटीन के कोट और न्यूक्लिक एसिड दो चीजें हैं। ये चीजें जो किससे मिलके बना है, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में अगले सेशन में आप सभी को डायग्राम से भी समझाऊंगा, लेकिन डायग्राम से तब बेटर समझ पाओगे जब एक बार कंसेप्टों को जान लो, ताकि ये चीजें सारी जो आज पढ़ोगे वो कल की क्लास के शुरुआत में डायग्राम से रिवाइज भी हो जाए आपकी। ये इंडिपेंडेंटली मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता, मतलब अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई दूसरा जीव है उसकी सेल के अंदर ये नहीं है ना, उसकी सेल से बाहर कहीं भी पड़ा हुआ है, तो भाई ये कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर सकता। मतलब ये कि उसकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी प्रोसेस नहीं होगी जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। और रेप्लिकेशन के लिए, और इसको रेप्लिकेशन मतलब अपने डीएनए मटेरियल को बढ़ाने के लिए या अपने आप को बढ़ाने के लिए होस्ट सेल की मशीनरी पर डिपेंड होता है। होस्ट सेल का मतलब ध्यान रखना मेजबान कोशिका। मेजबान सेल का मतलब है कि मैंने बताया था ना ये वायरस है और ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल में प्रवेश कर गया, तो जिस भी सेल में प्रवेश किया ना, तो ये जो सेल है ना जिसके अंदर इसने प्रवेश किया है ये होस्ट सेल कहलाती है, मेजबान कोशिका कहलाती है। तो बच्चे ये वायरस जब भी आपका मेजबान सेल के अंदर प्रवेश करेगा तो इस सेल के जो सिस्टम है ना, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ये मेरी सेल भी हो सकती है, किसी जीव दूसरे जानवर की जीव हो सकती है, किसी की भी सेल हो सकती है। तो इस सेल के जो सिस्टम है ना, जो ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, इसी सेल के अंगों का उपयोग करके फिर ये काम करना शुरू कर देगा, है ना। तो यही बात है जो नीचे आप सभी के सामने लिखी हुई है। एक एक करके सीक्वेंस में सारी बात ऐसे ही बताऊंगा मेरे भाई। वायरस के बारे में पढ़ते चलो, सुनते रहो मुझे, भविष्य में कभी नहीं भूल पाओगे कि सर क्या था। अब आ जाओ, ये तो बात हुई कुछ कॉमन सी बातें। अभी हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, वायरस के बारे में जो विशेष बातें, एक एक करके जो बातें अभी शॉर्ट में बताई हैं उन सभी को बताऊंगा और कुछ नई बातें भी आप सभी के सामने रखूंगा। सर पहली बात तो ये है कि ये ए सेलुलर नेचर होता है, मतलब वायरस जो होते हैं उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन जैसे हमारी कोशिकाओं में होते हैं, तो वायरस की कोशिका में ऐसा नहीं होता है। इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसमें सेल की मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली नहीं होती, इसमें न्यूक्लियस नाभिक नहीं होता, और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स बाकी भी हैं जो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पहली खास बात थी ए सेलुलर है, दूसरी खास बात है प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन सर जी वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होता है, मतलब जीन्स मतलब डीएनए आरएनए, सर वो तो है, और वो तो सर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान होती है। तो भाई वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या आरएनए में से कोई भी एक होता है। जैसे हमारी बॉडी में दोनों है ना, डीएनए भी है आरएनए भी है। वायरस या तो डीएनए वाला होगा या आरएनए वाला होगा, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, पेपर में उलझाता है आपको। भाई आप सोचते हो इतनी छोटी सी बात थोड़ी आएगी, भाई छोटी छोटी बातें करके ही स्टेटमेंट बनाता है। आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 4 स्टेटमेंट होती हैं, और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 4 स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट अलग अलग टॉपिकों से उठाई जाती है, कई बार एक ही विषय के ऊपर दे दी जाती है, कई बार अलग अलग टॉपिकों से उठाई जाती हैं। आपको तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना दोनों ही प्रकार की चीजों के लिए। तो इसलिए जहां पर मैं आपको मार्क कर देता हूं ना, आपको उस बात को पक्का कर लेना कि हाँ भाई ये एग्जाम में आने के पूरे चांस है इस कंसेप्ट के।
ठीक है सर, तो दोनों नहीं होते, एक ही होता है। अगली बात, अब ये जो मैंने कहा भाई दो चीजें होती हैं, न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल भी होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब या तो डीएनए या आरएनए। डीएनए क्या है भाई, आरएनए क्या है सर, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। भाई डीएनए बोल दो चाहे आरएनए बोल दो, आप कहोगे सर दोनों ही ये तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं सर। ठीक है, तो सर न्यूक्लिक एसिड क्या बस दो ही प्रकार के होते हैं? एक बार समझ लो वायरस में कैसे कैसे हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वायरस में कैसे कैसे न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं? भाई वायरस के न्यूक्लिक एसिड की टाइप समझो, एक होता है या तो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। आपने पढ़ा ना कि हमारी बॉडी में डीएनए कैसा होता है, कहोगे सर डबल हेलिक्स होता है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, या हो सकता है वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। अच्छा, वायरस में सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए भी हो सकता है, और वायरस में डबल स्ट्रैंड वाला भी आरएनए हो सकता है। समझे ना, ये चारों वैरायटी के हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वैरायटी मैं आपको और भी समझाऊंगा आगे चल के। फिलहाल ब्रॉडली ये चार वैरायटी के आप याद रखना। आगे फिर पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी इनकी और सब टाइप आएंगी, तो वो मैं थोड़ा डिटेल में आपको तभी बताऊंगा जब प्रॉपर मैं जेनेटिक मटेरियल के ऊपर चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जनरल जो बातें हैं उसके बारे में पहले उनको बेसिकली समझना, फिर एक एक करके उठा करके उन सबको पढ़ा जाएगा और क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और कोई पेपर ऐसा नहीं होता जिसमें आपका इस यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता हो। पहली यूनिट आपकी 4 से 5 पार्ट में डिवाइड है, मतलब 4 से 5 सेगमेंट में डिवाइड है। जो पहले यूनिट है ना बच्चे आपकी, वो समथिंग समथिंग 4 से 5 सेगमेंट, 4 सेगमेंट है आई थिंक, 4 सेगमेंट में आपकी यूनिट डिवाइड है। ठीक है, मैं एक बार बता भी देता हूँ आपको, अभी मेरे सामने हमेशा यहाँ पे रहता ही है सिलेबस आपका, तो मैं आपको पहली यूनिट जो है ना, मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको बता देता हूँ कितने पार्ट में डिवाइड है ना। समथिंग समथिंग बहुत अलग से यूनिक नहीं होंगी चीज़ें, जो मैंने बताया उसी में है। और एक बार जस्ट शॉर्टली मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहली यूनिट में 1 2 3 4 5 5 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका है वायरस के बारे में पढ़ना है, दूसरा पार्ट बैक्टीरिया को पढ़ना है, तीसरा पार्ट आपको फंगस को पढ़ना है, चौथा पार्ट भी आपका फंगस का है, और पांचवा जो है वो आपको एल्गी यानी शैवाल को पढ़ना है। कुल मिलाकर के ये 5 पार्ट आपके रहने वाले। सिलेबस मेरे सामने रखा है, 5 भाग में आपकी यूनिट डिवाइड है आपकी। पहला मैंने कहा वायरस को पढ़ना है, दूसरे पार्ट में फिर इसी के पहली यूनिट में बैक्टीरिया को, तीसरा फंगस, चौथा फिर फंगस का जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होती है वो, और पांचवा आपका एल्गी शैवाल। थैलोफाइटा सुना है ना, थैलोफाइटा, हाँ उसी को पढ़ना है। ये 5 हिस्से हैं। थैलोफाइटा के बाद फिर अगले जो थोड़े से और ज्यादा विकसित प्लांट होते हैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन तीनों को पढ़ने के लिए फिर आपके सिलेबस की यूनिट नंबर 2 है, समझ गए। फिर उसके बाद जो आपके हायर प्लांट हैं, फिर आगे यूनिट आपकी तीसरी जो एक यूनिट आपकी उसके ऊपर भी मिलेगी। तो ऐसे करते करते हमें हर प्लांट की कैटेगरी को विस्तार से पढ़ना है बच्चे। फिर हमें डेवलपमेंट बायोलॉजी जो प्लांट की होती है, फिर पूरी अलग से वो पढ़नी है आप सभी को। फिर आपको एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ना है, फिर एथनोबॉटनी पढ़ना है। ऐसे करते करते हम लोग चलते रहेंगे, यूनिट वाइज सारी चीजें हम लोग करेंगे बच्चे। चलिए एग्जाम्पल, जैसे मेरे भाई ये जो आपका टोबैको मोजाइक वायरस होता है ना, ये कैसा होता है, ये आरएनए वाला वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो आपका होता है जिसको T4 बोलते हो, ये डीएनए वाला वायरस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये डीएनए वाला वायरस होता है, दोनों ही बातों को याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे बताई है, ये ऐसे रैंडम क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी तक आपने जो पढ़ी है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पढ़ी है। पहली बात आपने पढ़ी थी जो वायरस के बारे में कि ए सेलुलर होते हैं। दूसरी चीज आपने पढ़ी कि सर जेनेटिक मटेरियल भी होता है। फिर थोड़ी सी वैरायटी पढ़ ली जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल आपने पूरा नहीं पढ़ा है कि एक चीज खोल खोल के बताऊंगा जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर समझाऊंगा। फिलहाल तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। वो क्या है, वो कहती है कि प्रोटीन का कोट होता है। मतलब भाई वायरस का मतलब इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, चाहे डीएनए है चाहे आरएनए है, अब उसके चारों तरफ प्रोटीन से बना हुआ आवरण भी होता है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन के कोट के द्वारा सराउंडेड होता है, मतलब प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर जो संरचना उससे घिरा होता है। इस प्रोटीन कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड। अपने जहन में बैठा लो, तुम्हारे हर सेल, तुम्हारी हर कोशिका
ये नाम रटा होना चाहिए कि कैप्सिड नाम की भी कोई चीज होती है। कैप्सिड मतलब प्रोटीन का जो कोट होता है उसको कहा जाता है। कैप्सिड किससे बना होता है? ये प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट से बना होता है। इन प्रोटीन सब यूनिट को कैप्सोमेयर्स कहते हैं। लो भाई, कैप्सिड और कैप्सोमेयर दो बातें आ गई। कैप्सिड क्या है? कैप्सिड जो हमारा है कंप्लीट जो प्रोटीन का एक आवरण, एक कोट, एक सरफेस बना हुआ है उसको कहते हैं। और कैप्सिड जिन छोटी छोटी प्रोटीन की सब यूनिट से बना होता है उन सब यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमेयर। फंक्शन क्या है इसके? ये मेरे भाई न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन देता है और ये जो प्रोटीन का कोट है ना ये होस्ट सेल को पहचानता है और इन्फेक्शन जो है ना उसको गाइड करता है। मतलब ये मेरी सेल है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल है, ये वायरस है। तो इस वायरस के अंदर क्या होता है? ये जो वायरस है मान लो आपका, है ना, कुछ ऐसा ही होता है। ये जो वायरस है आपका, इस वायरस के अंदर जो ये प्रोटीन का कोट बना हुआ है ना, ये प्रोटीन का कोट क्या करता है? सबसे पहले तो इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है ना इसको प्रोटेक्शन देता है। दूसरा यही कोट है इस सेल को पहचानेगा कि भाई इन्फेक्शन करना है। ये जो होस्ट सेल है इसको पहचानता है और होस्ट सेल के ऊपर जो इन्फेक्शन होगा ना उसको भी कंट्रोल करता है। तो इस प्रोटीन कोट के बहुत सारे बेनिफिट हैं। बाकी आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर से आप डायग्राम पढ़ोगे जब जान जाओगे। चौथी बात, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइटिज्म, मतलब वायरस केवल लिविंग होस्ट सेल में ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। होस्ट सेल के बाहर, किसी भी लिविंग सेल के बाहर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहते हैं। ओके, क्यों भाई? अब ये तो ठीक है आपने बोल दिया कि सर हाँ ऐसा है, लेकिन सर ऐसा होता क्यों है? उसका रीजन बता दीजिए। ऐसा होने के पीछे ये है, एक तो इनमें राइबोसोम अब्सेंट होता है, एटीपी उत्पन्न करने के लिए सिस्टम नहीं होता और प्रोटीन का निर्माण करने के लिए भी जो सिस्टम होना चाहिए वो इनके पास नहीं है। इसीलिए ये क्या करता है, हमेशा जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है ना, दूसरा कोई लिविंग सेल है उसके अंदर जा करके उसी के सारे सिस्टम यूज करता है ये, और उसके सारे सिस्टम यूज करके फिर आगे की प्रोसेस को बढ़ाता है जो प्रोसेस को बढ़ानी होती है। ठीक है भाई? ओके सर। फिर अगली इसकी प्रॉपर्टी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज की बात करते हैं सर। वायरस जो है ना बच्चे वो अत्यंत छोटे होते हैं। इनका साइज सामान्यतः 20 से 300 नैनोमीटर होता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब जो माइक्रोस्कोप का भी जो सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन वाला वर्जन है ना उससे देखे जा सकते हैं, है ना, साइज इनका, क्योंकि 20 से 300 नैनोमीटर के बीच होता है। और सबसे जो बेस्ट माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, जो बहुत छोटी चीज को बड़ा करके दिखा सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो उसके द्वारा इनको ऑब्जर्व किया जाता है। फिर बच्चे एक छठी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइजेशन एबिलिटी। ठीक है, अब यार ये क्रिस्टलाइजेशन एबिलिटी क्या है? तुम ह्यूमन बीइंग को पकड़ के क्रिस्टल बना सकते हो। क्रिस्टल मतलब जैसे तुमने नमक का क्रिस्टल देखा होगा, नमक का एक टुकड़ा देखो, कई बार नमक के छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ के क्रिस्टल बन जाता है। अच्छा, शुगर का देखा होगा तुमने कि ये प्रसाद के रूप में बांटते हैं, मिश्री बोलते हैं कई जगह पे, जो हम नारियल को काट के उसके साथ व्हाइट कलर के शुगर के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, तो उसको मिक्स करके प्रसाद बांटते हैं हम किसी त्योहार पे, तो क्रिस्टल बन जाते हैं ना उसके। वो आपने जो शुगर आप अलग नाम से जानते होंगे, जो भी नाम जानते हो, तो जैसे वो क्रिस्टल बने होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं शुगर के, तो वो क्रिस्टल बने हुए हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों को मिक्स करके, या हमारे जो घर पे चाय में हम डालते हैं तो उसके भी देखो क्रिस्टल होते हैं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की पहचान होती है कि क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं उनके। वायरस के भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, तो वायरस को भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह से क्रिस्टलाइज किया जा सकता है बच्चे। जैसे टोबैको मोजाइक वायरस है, तो इसको क्रिस्टलाइज करके हम लोग देख सकते हैं। तो ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी है। लिविंग इसलिए क्योंकि दूसरी सेल में जाने के बाद ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। नॉन लिविंग इसलिए क्योंकि क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। होस्ट स्पेसिफिसिटी, अब इसका क्या मतलब है भाई? होस्ट स्पेसिफिसिटी, होस्ट का मतलब है वायरस को जिस भी सेल पे आक्रमण करना है। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि कोई भी वायरस किसी भी सेल पे जाके आक्रमण कर देगा। स्पेशल सेल ढूंढते हैं, हर वायरस की एक पसंद होती है, अपनी पसंद की सेल को ढूंढेगा और उसी पे जाकर के इन्फेक्शन करेगा, उसी के साथ जाके जुड़ेगा, उसी के अंदर के जो सिस्टम है ना उनका यूज करके उसको इन्फेक्शन करेगा। वायरस जो होते हैं स्पेसिफिक विशेष प्रकार की होस्ट और टिश्यू इन्फेक्ट करते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे,
कुछ वायरस ऐसे जो केवल एनिमल्स को ही करेंगे, कुछ वायरस ऐसे जो एनिमल्स के ही किसी स्पेसिफिक वर्जन को या किसी स्पेसिफिक जीव को इन्फेक्ट करते हैं। तो स्पेसिफिक जैसे प्लांट वायरस अलग होते हैं, एनिमल वायरस अलग होते हैं, बैक्टीरियल वायरस अलग होते हैं बच्चे, है ना। एक बैक्टीरियोफेज होता है, ये केवल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। जैसे गंगा नदी का पानी हम लोग कहते हैं कि भाई वो सड़ता नहीं, उसमें आपका खराब नहीं होता, उसको सालों सालों तक रखे रहो। रीजन पता है क्या? यही है, हम ऐसा कहते हैं उसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, जो कि गंगा नदी के पानी के अंदर जितने बैक्टीरिया पनपते हैं ना, सबको मार देता है। तो भाई हम भी पीते हैं वो पानी, तो हमें तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे भाई हमारे ऊपर इन्फेक्शन नहीं कर रहा है। तो स्पेसिफिसिटी होती, कुछ वायरस हम खाते रहें पीते रहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पे इन्फेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिसिटी नहीं हमारे साथ। वो अपना ही शिकार ढूंढते हैं और अपने ही शिकार पे आक्रमण करते हैं। फिर बच्चे लेक ऑफ मेटाबॉलिज्म, वायरस जो होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जीव के अंदर जितने भी होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं जिसकी बॉडी के अंदर होती है ना, तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चे क्या होती हैं, वो इसके अंदर नहीं होती हैं। तो लेक ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी वायरस इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने आप से ना तो रेस्पिरेशन कर सकता, सांस नहीं ले सकता, पाचन नहीं कर सकता और एनर्जी का प्रोडक्शन भी नहीं कर सकता है। फिर रैपिड म्यूटेशन, ये बहुत खतरनाक बात है, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल साबित होती है। इसी के कारण हम लोग कई बार वायरस को मार नहीं पाते बॉडी के अंदर, हमारे पास दवाई तो है उसको मारने के लिए। देखो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जिसको मारने की दवाई अपने पास ना हो, समझ रहे हो, कोई भी नहीं है। लेकिन सर ये लिखा हुआ है यहाँ पे रैपिड म्यूटेशन, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है, सपोज करो कि तुम्हारी किसी से लड़ाई है, तुम युद्ध में गए हो, सपोज करो कि मेरे भाई तुम युद्ध में गए हो और युद्ध में जाकर के तुमने अपने दुश्मन को, शत्रु को ललकारा कि भाई आओ आज रणभूमि के अंदर युद्ध करते हैं, है ना। या फिर उसको छोड़ दो, तुम ये एग्जाम्पल छोड़ो, तुम्हारा रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ। तुम मान लो एग्जाम में गए और तुम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने गए। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम तुम देने गए, तुमने पहली बार एग्जाम दिया, तुमने कहा कि हाँ भाई मैं आइडिया ले लेता हूँ, इस बार मैंने तैयारी नहीं करी, मैं आइडिया ले लेता हूँ कि एग्जाम कैसा है। तुम गए, तुमने देखा भाई तुम्हारी 10 यूनिट दे रखी थी बॉटनी की, 10 यूनिट में से तुम देख के आए कि भाई 10 यूनिट में से यार ये क्या हो गया, हमारे 50% क्वेश्चन तो पहली 2 यूनिट में से ही आ गए। अब तुम गए अगली बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने और फिर से सोचा कि अब तो मैंने पहली 2 यूनिट तो पक्की कर ली हैं, बाकी थोड़े बहुत नंबर बाकी से ले लूंगा। अगली बार तुम एग्जाम देने गए एपी वाले, तो तुमने देखा कि भाई एपी के एग्जाम में अब की बार लास्ट की 2 यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, अब की बार 50% क्वेश्चन लास्ट की 2 यूनिट से आ गए। ठीक है सर, फिर सोचा भाई मैं तो पहले 2 करके आया था, पिछली बार उसमें से आए थे। फिर तुम सोचा चलो ठीक है अगली बार देखता हूँ, अगली बार फिर गए, अब की बार बीच वाली 2 यूनिट से 50% क्वेश्चन आ गए, बाकी सारे यूनिट से कम क्वेश्चन आए। भाई यही वायरस करता है। आप अभी वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल जिस अवस्था में है, आपने उसको खत्म करने की दवाई दी, इतनी जल्दी म्यूटेट करता है ना, वो अपने स्ट्रक्चर ही बदल लेता है। हमने दवाई दी थी किसी और स्ट्रक्चर में था, वो हमारी दवाई उस तक पहुंची तो अलग स्ट्रक्चर में आ गया, मार ही नहीं पाएंगे उसको। दिक्कत यहां पर है, समझ रहे हो बात को। इसीलिए हमेशा मैं आपको कहता हूं ये आपके साथ भी ये चीज ना हो वायरस वाली, इसलिए सारे यूनिट को अच्छी प्रकार से प्रिपेयर करके जाओ। वो एग्जामिनर का काम है कि तुम्हारा सारा पेपर पहले यूनिट से दे दे, कि तुम्हारा सारा पेपर आखिरी यूनिट से दे दे, कि सभी से बराबर दे, वो उसका काम है। तुम्हारा काम है नहीं जज करना, और जो तुम्हारा काम नहीं उस पर तुम्हें काम नहीं करना। कई बच्चे ऐसा करते हैं, 1-2 पेपर उठा के देख लेंगे, सोचेंगे यहीं से आ रहे हैं। बट 1-2 पेपर से अगर ऐसे डिसाइड होता ना, तो तुमसे बुद्धिमान बहुत बैठे हैं, तो तुमसे 10 साल पहले ये काम करके देख चुके हैं। तुम आज नए नए ये काम करो, तुम्हें लग रहा है कि तुम ही सबसे होशियार हो। पढ़ना पड़ेगा, सबको सारी यूनिट करनी पड़ेगी। वायरस की तरह से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो सकता है, वायरस मत बनने देना। ऐसी एंटीडोट तैयार रखना, ऐसी दवाई तैयार रखना। दवाई एक ही है कि सारे यूनिट को इक्वली तैयार करके जाना है, सबके ऊपर मेहनत करके जाना है। ओके सर। तो रैपिड म्यूटेशन की विशेषकर जो है ना, जो और खासकर जो आरएनए वाले वायरस है ना, उनमें म्यूटेशन रेट अत्यधिक हाई होती है। वो अपना जो जेनेटिक सीक्वेंस है ना, उसको चेंज करते रहते हैं। सीक्वेंस चेंज होने से उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, शक्ति अलग हो जाती है, लड़ने का तरीका अलग हो जाता है। हम जो दवाई देंगे तो उसका असर नहीं होगा फिर उसके ऊपर। तो इससे क्या होता है, रैपिड इवोल्यूशन होता है। ड्रग से अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, ड्रग मतलब दवाई भेजते हैं शरीर में, उनकी सुरक्षा हो जाती है और वो हमारी इम्यूनिटी से बच जाते हैं।
हमारा इम्यून सिस्टम वायरस के लिए मारने के तरीके आजमाता है, लेकिन वायरस बार बार अपने आप को म्यूटेशन कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, अपनी स्ट्रक्चर, अपनी फंक्शनैलिटी सारी चेंज कर रहा है। तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी नहीं मार पाता, बच जाता उससे वो। तो इसलिए वायरस अपनी बॉडी में जिंदा रह सकता है लंबे समय तक। चलिए सर, अब ये जो म्यूटेशन आपने पढ़ा, इस म्यूटेशन के बाद में सबसे बड़ी बात आप समझिए एक बार। अभी फिर मैं एक एक करके जो कुछ टर्म्स आई थी उनको बताऊंगा। अभी जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आप सभी को बताई हैं अभी तक, अब एक प्रॉपर्टी इसकी अलग से होती है भी, एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ध्यान रखना, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। इसके ऊपर आ जाओ एक बार। ये कैरेक्टरिस्टिक आप सभी को क्या कह रही है, क्या बता रही है, चर्चा करते हैं इसके ऊपर। चलिए, मैंने कहा सेल्फ असेंबली प्रॉपर्टी ऑफ वायरस। ध्यान से देखना भाई, बहुत गहरी बात है और एकदम से करने की कोशिश मत करना कि एक लाइन एक वर्ड आपको बताता हूं। सेल्फ असेंबली, अपने आप से वायरस के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उनको असेंबल करने की शक्ति एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि जो वायरस है ना, उसके सारे कंपोनेंट जो होस्ट सेल के अंदर वो गया था, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज होकर एक कंप्लीट मैच्योर वायरस पार्टिकल बना लेते हैं, जिसको सामान्यतः हम लोग विरियोन्स के नाम से बोलते हैं। मतलब विरियोन क्या सर, एक मैच्योर पार्टिकल पूरी तरह से। कहोगे सर कौन सी चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं? सर ये वायरस तो पहले ही बना हुआ था, प्रोटीन से बना था और न्यूक्लिक एसिड था। और कौन सी चीजें, समझो एक बार बात को। देखो, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो वायरस के प्रोटीन और उसके न्यूक्लिक एसिड बिना किसी एक्सटर्नल गाइडिंग सिस्टम के एक विशेष प्रकार की अरेंजमेंट से जुड़ जाते हैं। ये मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन तथा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पर आधारित हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस होती है। मैंने क्या कहा भाई, कई बार आपने देखा होगा, जैसे एक बार आपने देखा था एक महाभारत में भी एक युद्ध था, भीम के साथ युद्ध हुआ था। भीम ने उसकी, जिसके साथ युद्ध था, उसकी एक पैर पकड़ के उखाड़ के फेंक दिया, दूसरा पैर भी उखाड़ के फेंक दिया, वो फिर से पैर आकर के जुड़ गए उस व्यक्ति के साथ। ऐसा दिखाया जाता कई बार। है तो साइंस ही इन सब के पीछे। ये असेंबली प्रोसेस होती है, असेंबल हो जाते हैं ऑर्गेन्स। कुछ हमारे बहुत सूक्ष्म स्तर पे इंसेक्ट वगैरह में भी ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है दोबारा से असेंबल होने की। तो असेंबल वायरस में भी ऐसा ही होता है कि उसके जो प्रोटीन है ना, या फिर उसके न्यूक्लिक एसिड हैं, जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जब वायरस किसी होस्ट सेल में जाता है, एक बात समझना भाई, मेरी सेल है, मान लो वायरस मेरी सेल में प्रवेश किया, तो मेरी सेल में जब वो प्रवेश कर रहा था ना, तो उसके जो न्यूक्लिक एसिड और जो प्रोटीन है वो क्या होते, बिखर जाते हैं। वो उसके बिखर जाते हैं, स्ट्रक्चर टूट जाती है। लेकिन अंदर जाने के बाद, होस्ट सेल में जाने के बाद में जो जो सिस्टम उसके बिखरे थे वो सारे फिर से रीऑर्गेनाइज होकर के फिर से कंप्लीट आपका मैच्योर पार्टिकल बना लेते हैं, जिसको विरियोन कहा जाता है। भाई मैच्योर पार्टिकल जो बाहर पड़ा हुआ है विरियोन ही कहलाता है, लेकिन वो जब बॉडी के अंदर जाकर के फिर से मैच्योर पार्टिकल बनता है, क्योंकि होस्ट सेल के अंदर जब एंट्री करता है तो उसके जो पार्ट्स टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उसको अभी ये बताऊंगा क्या क्या बिखरता है, कैसे बिखरता, सारी चीजें समझाऊंगा कि एंट्री कैसे होती है, उसकी एंट्री में कौन कौन सा सिग्नलिंग पाथवे काम करता है, सब कुछ बताऊंगा आपको। फिलहाल याद रखो सेल्फ असेंबल की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इससे क्या होता है, इससे जो वायरस है ना, वो रेप्लिकेशन के दौरान अलग अलग वायरल कंपोनेंट पहले इंडिपेंडेंटली सिंथेसिस होते हैं, और इसके बाद फिर क्या होता है मेरे भाई, जस्ट अ सेकंड, ठीक है भाई। मैंने क्या कहा, वायरस जो है देखो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस में क्या होगा भाई, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल मेरे भाई उसका आगे चल के कॉपी 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 होगा, नया जेनेटिक मटेरियल बनेगा। रेप्लिकेशन करने का मतलब ये होता है अपनी फोटोकॉपी तैयार करना। तो रेप्लिकेशन के दौरान जो अलग अलग वायरस के कंपोनेंट है ना, वो पहले इंडिपेंडेंटली बनते हैं और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं मेरे भाई, असेंबल होते हैं। कैसे, उसके बाद असेंबल होकर के कैप्सिड प्रोटीन बनता है, वायरस के न्यूक्लिक एसिड बनता है, एनवेलोप प्रोटीन बनता है ना। ये सारे के सारे फिर स्पेसिफिक मैनर्स में असेंबल होकर के और इन्फेक्शियस विरियोन्स बनाते हैं, मतलब इन्फेक्शन करने वाला विरियोन बनाते हैं। समझ में आई बात?
तो जब रेप्लिकेशन होगी प्रोसेस, रेप्लिकेशन के दौरान वायरस के पार्टिकल्स पहले बनते हैं सारे के सारे, फिर दोबारा असेंबल हो जाते हैं। तो रेप्लिकेशन के दौरान या जिस भी प्रोसेस में वायरस को किसी होस्ट सेल में जाने के लिए अगर कोई अपना पार्ट उसको बाहर छोड़ना पड़े, या फिर अंदर जाकर के रेप्लिकेशन के दौरान उसको रेप्लिकेशन मतलब अपनी संख्या बढ़ानी है, संख्या बढ़ाने के अलग अलग चीज उसको बनानी पड़ेंगी, तो पहले सारी चीजें अलग अलग बनेंगी और फिर सारी की सारी असेंबल होकर के एक कंप्लीट मैच्योर वायरस बना देते हैं, जिसको आप विरियन कह सकते हैं। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सेल्फ असेंबली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई इससे आपका एफिशिएंट विरियन बनता है, एनर्जी का कंजर्वेशन होता है और वायरस की जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हो सकता है ना, और एक्यूरेट स्ट्रक्चर बनती है एक जैसी वायरस की होनी चाहिए। ये सेल्फ असेंबली के लिए कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो इस सेल्फ असेंबली को रेगुलेट करता है? ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है मेरे भाई जो सेल्फ असेंबल होता है, वायरस इसको कंट्रोल करता है, जिसके कारण ऐसा होता है? सेल्फ असेंबली मुख्य तौर पे ये चीज होती है, एक तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। भाई हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल है, प्रोटीन है, शुगर है, हम सब ने पढ़ा है कि प्रोटीन बनाया तो कौन से बॉन्ड बने हैं, शुगर बनाया तो कौन से बॉन्ड बने हैं। वायरस के अंदर भी असेंबली हो रही तो कोई बॉन्ड बनेंगे तभी तो पार्टिकल जुड़ेंगे, तो कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है बच्चे। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटीग्रेशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चे, वंडरवाल फोर्स है। अब सर ये चीजें आप लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हो, ये चीजें बायोकेमिस्ट्री बोर्ड में पढ़ा चुका, अभी नाम याद रखना भाई, कौन कौन सा फोर्स आपका काम करता है, एग्जाम में आपको काम आएगा भाई। क्लियर हो गई? ओके सर। अभी इसके बाद अब मैंने एक बात आपको बताई थी कि मैं एक बार कैप्सिड प्रोटीन मैंने बोला था आपको कि अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर इसके बाद स्पेशली भी 2-3 बातें बताऊंगा, पीछे बताई थी। जो कैप्सिड प्रोटीन होता है उसका रोल क्या होता है? देखो कैप्सिड प्रोटीन है ना, एक आपका विशेष प्रकार की अरेंजमेंट होती है, ये वायरस के जीनोम को रिकॉग्नाइज करके उसके चारों ओर ऑर्गेनाइज हो जाता है। भाई जब असेंबली होती है, जब वायरस के अलग अलग पार्टिकल, प्रोटीन बना हुआ है, उधर न्यूक्लिक एसिड बना है, असेंबली जब होती है ना, तो ये कैप्सिड प्रोटीन का रोल पता है क्या असेंबली में? इसका रोल होता है कि ये क्या करता है, ये वायरस का जो जीन है ना, जो जेनेटिक मटेरियल है, अपने आप उसको पहचान के रिकॉग्नाइज करके उसके चारों तरफ ऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे टोबैको मोजाइक वायरस है, उसमें जो कैप्सिड प्रोटीन होता है वो आरएनए के चारों ओर एक हेलिकल स्ट्रक्चर में आके अरेंज हो जाता है, बन जाता है आपका कंप्लीटली मैच्योर। बैक्टीरियोफेज में हेड होता है, टेल होता है और टेल फाइबर्स होते हैं बच्चे। मुख्य तौर पे 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान रखेगा आप लोग इस बात को। 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, किसमें होते हैं सर? ये बैक्टीरियोफेज में। देखो बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस है, मैं आपको वायरस ही पढ़ा रहा हूं। वायरस के अंदर एक जनरल टर्म जो वायरस होती है वो एक अलग है, उसी की स्पेशल वैरायटी वायरस की एक होती है जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस में सामान्यतः हेड होता है, टेल होता है, टेल फाइबर होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, तब ये सारी चीजें आपको मैं डायग्राम में भी सिखाऊंगा। ये अलग अलग बनते हैं और बाद में मैच्योर फेज में ये सारे पार्टिकल जुड़ करके एक बना देते हैं, उसमें भी तीनों अलग अलग बनते हैं, हेड है, टेल फाइबर्स, याद रखना। ओके सर, अब ये असेंबली जो है ना, इसका वायरस के इन्फेक्शन में क्या रोल होता है? सिग्निफिकेंस इन वायरल इन्फेक्शन। देखो भी सेल्फ असेंबली जो है उससे क्या होता है, कि मैच्योर पूरी तरह से विकसित पार्टिकल बनता है ना, जो कि नए नए होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर सकता है और उससे क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। अच्छा, बहुत कम मात्रा में जीन की आवश्यकता होती, क्योंकि नया जीन अपने आप बनता रहता है और जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो भी एफिशिएंट होती है, एररलेस होती है। ओके सर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है बच्चे, यहां से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक मैंने सिर्फ आपको वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, सेल्फ असेंबल कर सकता है, ए सेलुलर होता है, प्रोटीन का कोट होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जितनी बातें थी सब बताई मैंने। अब इसके बाद फिर यहां से शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, और आगे चल के मेरे भाई ये कुछ पहले पार्ट बताऊंगा एक एक करके, जो अभी बताए हैं इनको और थोड़ा आगे लेवल तक बढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा, और ये पार्ट्स वगैरह को पढ़ के इनकी कुछ सिमेट्रिकल बातें भी बताऊंगा, नई बातें आएंगी मतलब इसके अंदर। और फिर ये हमारे पास में ऐसे करते करते फंक्शंस पे आएंगे हम लोग, फिर रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस हमारे द्वारा समझी जाएगी, और रेप्लिकेशन की प्रोसेस के बाद में और भी बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो इसी के साथ जुड़ी होती हैं, ऐसे एक एक करके आपकी सारी चीज़ें आपके आएंगे। जैसे ही एक बार ये इसके पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे ना,
फिर वायरस का करेंगे क्लासिफिकेशन। आप लोग वायरस शब्द जो सुना है, एक्चुअल में कितने टाइप के वायरस होते हैं, किसकी क्या खास बातें हैं, तो अलग अलग लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो क्लासिफिकेशन करके 7 ग्रुप में पार्ट करके हम लोग इनको पढ़ेंगे बच्चे, है ना। तो अपनी बैच के अंदर अगली जो क्लास होगी उस अगली क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। अपने बैच की जो अगली क्लास होगी बच्चे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज यहाँ तक आप सारे के सारे एस्पिरेंट बहुत अच्छी प्रकार से, शानदार प्रकार से आप पढ़ो यहाँ तक की चीज़ों को। मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।